नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। हम आज एक बड़ी दिलचस्प बातचीत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। चुनाव होने जा रहा है छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव। अलग अलग राज्यों के अलग अलग चुनाव आयोग हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक चुनाव आयोग है जो इस राज्य के विधानसभा, लोकसभा इन 2 चुनावों को कंडक्ट करता है, इनका संचालन करता है, इनको करवाता है, इन चुनावों को, इनके नतीजे घोषित करता है। ऐसा माना जाता है कि चुनाव के वक्त आचार संहिता लगने के बाद राज्य सरकार से ज़्यादा अधिकार चुनाव आयोग के पास आ जाते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन खैर, हमारा काम अभी कोई राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच अधिकारों के झगड़े पे चर्चा करना बिल्कुल भी नहीं है। हम आज यहाँ पे छत्तीसगढ़ की चुनाव आयोग की मुख्य अधिकारी जो हैं मैडम रीना कंगाले, इनके साथ हैं यहाँ पर। ये छत्तीसगढ़ काडर की IAS अफसर हैं और लगातार छत्तीसगढ़ में काम करते आई हैं। अभी 2020 से चुनाव आयोग में हैं। इस विधानसभा चुनाव को ये करवाने जा रही हैं और जैसा कि चुनाव आयोग में आमतौर पर परंपरा रही है कि अगर विधानसभा के बाद जल्द ही लोकसभा के चुनाव होते हैं तो आयोग चाहता है कि वही अधिकारी ये दूसरे चुनाव भी करवा लें। तो ऐसा लगता है हमको कि 2024 के लोकसभा चुनाव भी रीना कंगाले मैडम की अगुवाई में यहाँ पे पूरे होंगे। नमस्कार मैडम, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम अपने दर्शकों के लिए बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें समझना चाहते हैं। चुनाव कुछ हद तक एक रहस्यमय रहता है, सब लोगों को सब जानकारी नहीं रहती है, चाहे आपके तरफ से पारदर्शी रहे, इंटरनेट पे सब उपलब्ध रहे, लेकिन चुनाव को लोग राजनीतिक गतिविधि का मान लेते हैं कि इलेक्शन कैंपेन, राजनीतिक दल, उम्मीदवार, उस तरफ ध्यान ज़्यादा जाता है। चुनाव के नियम जो हैं, चुनाव के रिकॉर्ड जो हैं, इसके तरफ कम जाता है। हम आज उसी हिस्से पे चर्चा आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि आपका ये संवैधानिक दायित्व है और ये सीमित दायरा है आपका, तो हम कोई राजनीतिक चर्चा आपसे नहीं करेंगे। हमारे कुछ दर्शकों को जिनको कुछ सनसनीखेज सुनने में मज़ा आता है, उनको निराशा भी होगी, तो मैं पहले ही उसको बतला रहा हूँ। मैं एक चीज़ समझना चाहता था कि 2003 इस राज्य का पहला विधानसभा चुनाव था। 2000 में राज्य बना, 2003 से विधानसभा के चुनाव शुरू हुए। 2003, 2008, 2013, 18 ये 5वां चुनाव होने जा रहा है। अगर आपके पास आंकड़े होंगे तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था, उस समय कितना % पोलिंग होती थी, और क्या ये छोटा राज्य बनने के बाद मतदाताओं में कुछ उत्साह बढ़ा और यहाँ पोलिंग परसेंटेज कुछ बढ़ा? अगर ऐसे आंकड़े आपके पास हों तो वो सबकी दिलचस्पी का होगा। अवश्य रूप से जब छत्तीसगढ़ राज्य बना है तो उसके बाद से जो मतदान के प्रति जागरूकता है लोगों में वो बढ़ी है, और क्योंकि टेक्नोलॉजी का विकास भी हुआ है और जनमानस तक टेक्नोलॉजी के विकास के कारण जो मतदाता सूची में जोड़ने का काम है वो भी काफ़ी अच्छे से फील्ड में हुआ है। तो मध्य प्रदेश यानी कि अनडिवाइडेड MP में जो चुनाव हुए थे आखिरी एज अ छत्तीसगढ़ जब उसका हिस्सा हुआ करता था तो 98 में हुए थे, और उस समय जो वोटर टर्नआउट है उस असेंबली का हम देखेंगे तो वो 61% था। अच्छा, 61% ही था। 61% ही था। और उसके बाद फिर राज्य अलग बना और 2003 के जो चुनाव हुए विधानसभा के, हाँ। उस समय जो है वोटिंग परसेंटेज लगभग 11% बढ़ करके 71.30% हुआ। तो इट वॉज अ क्वांटम जंप। 11% बढ़ गया था वोटिंग परसेंटेज नया राज्य होने के बाद। बिल्कुल। अभी ये कहना ठीक नहीं होगा कि उसी वजह से ये पूरा था या कुछ और वजहें भी थी। बिल्कुल। तो कई वजह हो सकती है, पर जैसे मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी में विकास और लोगों के में जागरूकता इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। और उसके बाद लगातार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं 2003 के बाद 8 में, 13 में और फिर 18 में, तो ये प्रतिशत बढ़ता ही गया है। ऐसा? बिल्कुल।
यानी 61 से 71 हुआ। 71 के बाद फिर और भी बढ़ा है ये। हाँ, 71 के बाद ये मतलब 2008 में कंसिस्टेंट रहा है। हाँ। 70.60% था। हाँ। और फिर 2013 में जो है ये बढ़ के 77% हुआ। अच्छा। 77.4%। एंड 18 में जो है वो उतना ही 76.60% था। यानी कि कहीं आप देखें तो कंपैरिजन ही नहीं है, कहाँ 61% यानी वोटर 61 से बढ़ के अभी करीब 15-16% बढ़ चुका है। जी। और यही ट्रेंड हम लोकसभा में भी देखते हैं। लोकसभा में भी जो मतदान का प्रतिशत है राज्य में वो काफ़ी अच्छा है। 71% वोटर टर्नआउट रहता है, जो कि नेशनल वोटर टर्नआउट से भी ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, नेशनल वोटर टर्नआउट। और ये विधानसभा का जो 76.60 आपने कहा, जी, ये नेशनल एवरेज से कहाँ पर है ये? ये तो विधानसभा का, इसलिए इसका कोई नेशनल अच्छा, एवरेज इसका नहीं है। नेशनल एवरेज नहीं है। ठीक ठीक। तो जो हमारा लोकसभा 2019 में चुनाव हुए थे, तो पूरे देश में 67% वोटर टर्नआउट रहा, पर हमारा वोटर पार्टिसिपेशन 71% था। कितना फीसदी ज़्यादा हुआ ये? ये तकरीबन 3-4% ज़्यादा हुआ, तो इट इज़ सब्सटैंशियल। फिर भी छत्तीसगढ़ राज्य में केवल 11 लोकसभा की सीटें हैं। उसके बावजूद भी लोगों में उत्साह और एक राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता दिखाने के प्रति जज्बा बताता है ये। मुझको हालांकि पूछना जायज़ नहीं होगा, लेकिन क्या आप मध्य प्रदेश से 2018 के आंकड़े, 13 के आंकड़े विधानसभा चुनाव के, इसको आपने कंपेयर किया है क्या, कि क्या वहाँ भी 15-16% बढ़ गया है? अब वो तो मेरे पास नहीं है। पर जो लोकसभा का वोटर टर्नआउट है वो हमसे कम है, इतना मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ। ऐसा। अच्छा, एक चीज़ मैं ये समझना चाह रहा था कि जो अलग अलग एज ग्रुप के लोग जो वोट डालते हैं, जैसे जो 18 साल के नए वोटर हैं, ये जो वोट डालेंगे 18 से 23 साल के बीच के, ये शायद पहली बार वोट डालेंगे, तो इनके वोटों का अलग से कोई आंकड़ा आप लोग ऐसा रखते हैं क्या? किस एज ग्रुप के लोगों ने कितना % वोट डाला? वोटर टर्नआउट तो एज ग्रुप वाइज नहीं हो सकता, क्योंकि वोटर सीक्रेसी उससे वायलेट होगी। लेकिन वोटर जो हमारा दर्ज संख्या है, यानी कि इलेक्टोरल रोल में 18 से 19 एज ग्रुप की जो दर्ज संख्या है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो भारत निर्वाचन आयोग में कानून में संशोधन किया और जो 1 जनवरी 2023 से लागू हुआ, तो वो हमेशा ये होता था कि साल में जो 1 जनवरी एक सिंगल क्वालिफाइंग डेट हुआ करती थी। अच्छा। यानी कि यदि आप 1 जनवरी में हुए हैं 18 साल के, तो फिर आप उस साल के होने वाले चुनाव का हिस्सा बन सकते हैं। और 2 जनवरी को अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो 1 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा। तो मतलब अगले चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा। तो और चुनाव हर साल तो नहीं होंगे। और अब लेकिन 1 अप्रैल और 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, ये एडिशनल क्वालिफाइंग डेट्स बना देने से 4 डेट्स हो गई हैं। यस, 1 जनवरी, 3 महीने में करीब करीब एक डेट आ जा रही है। यस। तो अभी जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं, उनमें जो 1 अक्टूबर को भी 18 साल पूरा करेंगे, यानी आज भी जो 18 साल नहीं है पूर्ण, परंतु 1 अक्टूबर को करने वाले, उनको भी हमने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए एडवांस फॉर्म्स ले लिए हैं। अच्छा। हाँ, और 4 अक्टूबर को जो हमारा अंतिम प्रकाशन होगा मतदाता सूची में, उसमें इन सभी के नाम रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये नवंबर दिसंबर जब भी चुनाव होते हैं, तो ये 4 अक्टूबर वाली लिस्ट जो है, ये पात्र रहेंगे वोट डालने के? बिल्कुल, ये पात्र रहेंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर की डेट में इन्होंने 18 साल पूरा किया है। विगत चुनाव में जो 18 में हुए थे, ऐसा कोई कानून नहीं था। इसलिए ये मैं बताना चाहूँगी कि लगभग 4.5 लाख ऐसे 18 फर्स्ट टाइम वोटर्स है जिन्होंने कंप्लीट किया। 4.5 लाख पहली बार वोट डालने वाले अभी जुड़े हैं, जिनको इसका फायदा हुआ है। ये डेट का, यस, 1 जनवरी का रहता तो वो नहीं जोड़ते। हाँ, वो विधानसभा 5 साल बाद डाल पाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो या शायद लोकसभा की लिस्ट में जोड़ पाते। बिल्कुल।
तो ये जो है वो इनको मौका मिला है इसी कानून के संशोधन की वजह से। और मेरा आग्रह रहेगा आपके सभी श्रोताओं से और सभी व्यूअर्स से कि डेफिनेटली अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो हाल फिलहाल में 18 साल पूरा किया है तो आपके मन में कोई शंका मत रखिए। मोबाइल ऐप है वोटर हेल्पलाइन ऐप, VHA ऐप, इसको बस मोबाइल पे अपना डाउनलोड करना है और उसका नाम जो है वो अप्लाई करना है फॉर्म 6। आपके बच्चे का नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। अच्छा। और अपने मताधिकार का भी प्रयोग वो कर पाएंगे। तो ये जो 18 साल के हो रहे हैं अभी या अभी अभी हुए हैं पिछले 3-4 महीनों में, ये लोग खुद हो के भी आगे आए मतदाता सूची में जुड़ने के लिए, या आप लोगों को कोशिश करनी, उत्साह कितना है लोगों में? अब नए बच्चों में तो खैर काफ़ी उत्साह रहता है। हमारे कैंपस एम्बेसडर्स होते हैं जो कि कॉलेज के प्रिंसिपल्स है और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में है प्रिंसिपल्स, इनको हमने कैंपेन चला करके जो VHA ऐप है, क्योंकि अब आजकल स्मार्टफोन हर बच्चे के पास में है और स्मार्टफोन पे केवल आपको ऐप डाउनलोड करना है और खुद अपना एप्लीकेशन फिल करना है। पहले ऐसे हुआ करता था कि फिजिकल फॉर्म्स हुआ करते थे, आपको BLO को ढूंढना पड़ता था और फिर आप जो फॉर्म भर करके वहाँ पर देते थे। तो ये काफ़ी अच्छी सुविधा हो गई है। बिल्कुल उत्साह अच्छा है बच्चों में, खास तौर से इस कैटेगरी में जिसको हम मिलेनियल वोटर्स कहेंगे, फर्स्ट टाइम वोटर्स कहेंगे, पहले बार मतदाता है। हमने टारगेट है 9-9.5 लाख लोगों को जोड़ने का। अच्छा। हाँ, और ये टारगेट किस बेसिस पे सेट किया गया है? पॉपुलेशन में इस एज ग्रुप का प्रोजेक्शन है? क्योंकि सेंसस तो हमारे पास नहीं है, लेकिन सेंसस के प्रोजेक्शन के आंकड़े हैं और वो जिलेवार हमारे पास उपलब्ध है और हर साल के लिए ये प्रोजेक्शन जो है वो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट निकालता है। तो उसी के आधार पर एक प्रोजेक्टेड अनुमान है कि राज्य में 3 करोड़ जनसंख्या में जो है ये 9.5 लाख जो है इस साल जुड़े हैं। ये होने चाहिए 18 साल के 1 अक्टूबर की तिथि में। इनमें से कुछ 5-5.5 लाख हमने जोड़ लिए हैं, जो 7 जिसमें से 4.5 लाख जो मैं कह रही थी कि अभी 1 अक्टूबर में पूरा करते अपना 18 साल, इसलिए है। और बाकी को भी हमारा टारगेट रहेगा कि हम एक चीज़ आपने कहा कि स्मार्टफोन पे ऐप डाउनलोड करके लोग खुद कर सकते हैं। जी, ये भी बात ठीक है कि करीब करीब सबके पास स्मार्टफोन है, लेकिन जिसके पास ये स्मार्टफोन नहीं है उनको क्या करना है? उनको हमने BLO के माध्यम से विशेष शिविरों का आयोजन, हमने ये एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया था जो कि हमारा द्वितीय पुनरीक्षण कहलाता है। 1 अगस्त को ये प्रारंभ हुआ और इसकी जो अंतिम डेट है वो 11 सितंबर है। अभी चल रहा है? अभी चल रहा है वो। अच्छा। और हमारे पास ऑलरेडी 11.5 लाख लोगों ने जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म्स भेजे हैं मतदाता के रूप में जुड़ने के लिए। ये नए लोग हैं? हाँ, जो अभी तक लिस्ट में नहीं थे कि ये करेक्शन वाले हैं? हाँ, नहीं, इसमें कुछ करेक्शन वाले भी हैं, कुछ नए लोग भी हैं, कुछ डिलीशन के भी हैं, सभी प्रकार के हैं जिनको मतदाता सूची से संबंधित सेवा चाहिए। ऐसे सभी 11.5 लाख लोग हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने BLO को संपर्क करें। आपका जो भी पोलिंग बूथ रहा है उस नेबरहुड का, वहाँ पर आप नियरेस्ट पोलिंग बूथ में, हमने हर शनिवार रविवार ये शिविर रखा था। ये हर बूथ पे हर शनिवार नहीं, ये सिर्फ मतलब वो शिविर शनिवार रविवार था। हाँ, वही। लेकिन वैसे वो एवरीडे दे आर अवेलेबल। एक डेसिग्नेटेड ऑफिसर है, कहलाते हैं, जो अभिहित अधिकारी है, वो वहाँ पर आपको उपलब्ध मिलेंगे कार्यालयीन समय में। और आपको एक फिजिकल जो है फॉर्म 6, 7 या 8 भरना है। उसके साथ में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आपका एज प्रूफ और आपका एड्रेस प्रूफ, ये 2 चीज़ें देनी होती है बस। और आपका फील्ड वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जांच होगी। उसके बाद में जो है आप ERO यानी कि SDM साहब आपका नाम मतदाता सूची में जोड़ेंगे। अच्छा, बहुत सरल प्रक्रिया है। इट इज़ वेरी इजी टू बिकम अ वोटर। यानी आप जो बतला रही हैं उससे भी ज़्यादा सरल है थोड़ा। बिल्कुल, सुनने में लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जाने पे सरल लगेगा। बिल्कुल, जाने पे सरल लगेगा। तो ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर नेट कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन पोलिंग बूथ तो है और मतदान केंद्र को हर कोई पहचानता है अपने। और मतदान केंद्रों में क्या है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक
और शासकीय कर्मचारी ये हमारे बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, BLO। अच्छा। तो इनको हर कोई गांव में पहचानता है, जानता है। तो आपको जैसे अगर पता भी है नाम से संपर्क करें और आपका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। एक मुझको बार बार कुछ एक वार्ड मेंबर का मैसेज आता है कि अपने मतदाता कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लें, वरना आप वोट नहीं डाल सकेंगे। तो मैंने उनको इन्फॉर्म भी किया कि शायद सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऑर्डर हैं बिल्कुल। कि ये अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। हाँ। ये वॉलेंट्री एक्सरसाइज है। हाँ। इसमें जो हम मतदाता से उसकी सहमति के आधार पर एक सहमति पत्र लेते, फॉर्म 6B कहलाता है वो। और अगर वो इच्छा उसकी है तो अपनी स्वेच्छा से अपना आधार का डिटेल दे सकता है और फिर आधार लिंकिंग का काम होता है। एपिक कार्ड नंबर, एपिक कार्ड आपके आधार से लिंक हो जाता है। इससे फायदा क्या हो रहा है इस लिंकिंग से? इस लिंकिंग से जो भी डुप्लीकेशन है पूरे डेटाबेस में, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य का डेटाबेस है 3 करोड़ जनसंख्या में 1 करोड़ 96 लाख जो है, यानी 2 करोड़ मतदाता है। अच्छा। अब ऐसा इन 2 करोड़ मतदाताओं में कुछ मतदाता ऐसे भी हो सकते हैं जो कि इस विधानसभा में भी है और उस विधानसभा में भी है। ऐसे में क्या है कि डुप्लीकेशन होने के चांसेस है। आप किसी भी एक मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। तो ये डुप्लीकेशन को तो आधार से लिंक करने पे ये दिख जाता है कंप्यूटर पर बिल्कुल कि ये 2 जगह है ये। बिल्कुल। और ऐसे में फिर हम मतदाता का बयान लेते हैं कि उसकी आपको सहमति किस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहना है। बिल्कुल। तो वो जहाँ चाहे वो एक जगह मतदाता रहे दूसरी जगह से। तो इसमें तो फिर संख्या गिर भी गई होगी आपकी वोटरों की, अगर ये लिंकिंग में 2 जगह मिले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो नेट जो है वो रिडक्शन लास्ट ईयर हमने देखा है। जब आधार लिंकिंग की एक्सरसाइज की थी तो काफ़ी सारे डुप्लीकेशन ख़त्म हुए। अच्छा। काफ़ी सारा डुप्लीकेशन हमारा ख़त्म हुआ। काफ़ी जगह पे हमने पाया कि मतदाताओं के दोनों जगह नाम है। खासतौर से बच्चे जो दूरस्थ क्षेत्र से रायपुर पढ़ने आते हैं और फिर अपने घर पे चाहते हैं कि नाम रहे, और यहाँ पर भी क्योंकि कॉलेज में 3-4 साल हो गए पढ़ते हुए, तो यहाँ पे भी नाम जुड़ गया है। तो ऐसे में फिर उनसे पूछा जाता है इच्छा कि वहाँ रखना चाहेंगे कि यहाँ पे। अच्छा। तो ये बड़ा एक्सरसाइज है ये। 2 करोड़ वोटर में कुछ के नाम सुधर रहे हैं, कुछ का पता बदल रहा है जी, कुछ आधार लिंकिंग हो रही है। बिल्कुल। तो ये आयोग का जो छत्तीसगढ़ यूनिट जो है, आप इसको आयोग ही कहती हैं यहाँ पर? नहीं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा आपसे। तो ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। हाँ, तो ये आपका दफ्तर जो है ये क्या 5 साल पूरा कुछ ना कुछ काम में लगे रहता है? हाँ बिल्कुल। तो मतलब हमारी जो कंटिन्यूस अपडेशन एक्सरसाइज है और एक होता है समरी रिवीजन। ये समरी रिवीजन होता है साल में एक ही बार होता है, और कंटिन्यूस अपडेशन है, ये सतत प्रक्रिया है। यानी मतदाता सूची का शुद्धिकरण, ये जो प्रक्रिया है ये साल भर चलने वाली एक्सरसाइज है। और जो स्वास्थ्य है यानी हेल्थ है आपके मतदाता सूची का, इलेक्टोरल रोल का, छत्तीसगढ़ राज्य उन बहुत कम राज्यों में से गिनती होती है जिसका स्वास्थ्य अच्छा है। अच्छा। मतदाता सूची का। अच्छा। इसके कारण 2-3 हैं। सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है ईपी रेशियो, यानी इलेक्टोरल टू पॉपुलेशन रेशियो। अच्छा। जो कि 65% होना चाहिए। हाँ। यानी कि आपके 18+ जो जनसंख्या है वो बराबर जितना अनुपात उनका जनसंख्या में है उतना ही अनुपात मतदाता सूची में परिलक्षित होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए। तो हमारा जो ईपी रेशियो है वो 64.50 है। अच्छा। यानी लगभग 65% है। ठीक। दूसरा इंडिकेटर है महिलाओं की सहभागिता। तो हमारे राज्य की अच्छी बात है, पिछले 5 साल में हम लोगों ने पिछले जब चुनाव कराए थे तो लगभग 994-995 हर 1000 पुरुष मतदाता पे महिलाएं थी। थोड़ी सी कम थी। हाँ। और अब ये बढ़ के 1003 हो गई है महिलाएं, 1000 पुरुषों पे 1003 महिलाएं मतदाता है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है विच इज फीमेल। ये ऐसे भी रिफ्लेक्ट हो सकता है कि अगर हम थियोरिटिकली बात करें कि ये दोनों बराबर अनुपात में वोट डालेंगे तो हो सकता है महिला मतदाताओं का वोट पुरुषों से थोड़ा सा ज़्यादा निकले यहाँ। बिल्कुल। जो 18 के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें हमारे राज्य में 24 ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहाँ महिला मतदाता
प्रतिशत मतदान का महिलाओं का ज़्यादा था पुरुषों से। फीमेल वोटर टर्नआउट वाज हायर देन मेल वोटर टर्नआउट अच्छा। इन 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये जो पुरुष और महिला मतदाता का अनुपात आप बतला रही हैं, ये देश में और जगहों पे कैसा है? कुछ राज्यों में कम भी हो और कम होगा महिलाओं का जो यहाँ था उससे, कुछ राज्यों में ज़्यादा होगा। बिल्कुल। तो आप मुझको अभी बातचीत में उत्तर पूर्वी राज्यों का कुछ जिक्र कर रही थी। जी, उत्तर पूर्वी राज्यों में लगभग सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में महिला मतदाता प्रतिशत मतदाता सूची में बहुत अच्छा है। वहाँ पे 1100 तक महिलाएं हैं, यानी 1100 तक, यानी हाँ। 10% करीब ज़्यादा हैं। यस 1000 पुरुषों पे कुछ राज्यों में 100 मतलब 1100 महिलाएं भी है, 1080 1060 नॉर्मली सभी जगह पे है। और मैदानी ये क्या वहाँ पे पॉपुलेशन में भी उनका अनुपात वैसा ही ज़्यादा है? बिल्कुल। और वो रिफ्लेक्ट पॉपुलेशन में है, इसी वजह से वो मतदाता सूची में रिफ्लेक्ट होता है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है, एक अच्छा हेल्दी ट्रेंड है। और हमारे राज्य में भी पॉपुलेशन में है और उसी तरह से वो रिफ्लेक्ट होता है हमारे मतदाता सूची में। कुछ राज्यों में वो इतना अच्छा नहीं है। ये जहाँ का अच्छा है वहाँ की अगर हम बात करें, क्योंकि जो हमसे ज़्यादा अच्छा है वहाँ से कुछ सीखना बेहतर है जी, बजाय इसके कि जो थोड़ा पीछे हैं उनको क्या देखें। तो ये मुझको बतलाइए कि केरल जैसे सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट माना जाता है, साक्षर है सबसे ज़्यादा, महिलाओं का अनुपात भी वहाँ शायद पुरुषों से आबादी में तो ज़्यादा है। तो लेकिन जो आप बतला रही हैं कि जो सबसे ज़्यादा है अनुपात वोटरों का, हाँ, वो जनरली नॉर्थ ईस्टर्न में स्टेट में है। हाँ। इन स्टेट्स में भी होगा, मुझे आंकड़ा पता नहीं है। होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। और हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेटर है, क्योंकि कोई मतदाता न छूटे, ये हमारा स्लोगन है और यही ऑब्जेक्टिव है, इसी को लेकर के हम चलते हैं। लेकिन आप जो बतला रही हैं 65% ऑफ द पॉपुलेशन, आबादी के 65% करीब वोटर होना चाहिए, 18+। ये आबादी में ही अनुपात, ये डेमोग्राफी के प्रोजेक्शन हैं ये। यस। तो आपको ये लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में जितने वोटर एज ग्रुप के लोग हैं उनके सबके पास वोटर कार्ड है, ऐसा लगता है? जो नए मतदाता बने हैं और जिनके अंडर प्रोसेस है, उनके पास तो अभी एपिक नहीं है। उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। बाकी सभी के पास 95% एपिक कवरेज हमारे राज्य का है। 83% आधार लिंकिंग है। अच्छा। तो इवन आधार लिंकिंग जो कि अभी स्टार्ट हुआ है 3 साल पहले, एक्सरसाइज 2 साल पहले, उसमें भी काफ़ी अच्छा हमने किया और एपिक कवरेज इज़ मोर देन 95%। लेकिन फिर भी एक क्लैरिटी के लिए मैं एक सवाल रिपीट कर रहा हूँ कि जिन्होंने आधार से लिंकिंग नहीं करवाई है उनको भी वोट डालने का बराबरी का हक है, उनको कोई रोकेगा नहीं। बिना आधार लिंकिंग के भी अगर वो जाएंगे तो वोट डालने उनको मिलेगा। बिल्कुल। जो डॉक्यूमेंट्स थे जिनके आधार पर लोग वहाँ जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए उस दिन मेरा वोटर आईडी कार्ड मतदान के दिन कहीं दब गया, तो दूसरे भी डॉक्यूमेंट हैं जिनके आधार पे मैं वहाँ अपने आप की शिनाख्त करवा के वोट डाल सकता हूँ। अब ये पूरा आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। अच्छा। कि किस डॉक्यूमेंट को वो अलाउ करेंगे। हाँ। जनरली 12-13 डॉक्यूमेंट्स ऐसे रहते हैं, जैसे आधार हो गया, राशन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गई, जो कि फोटो आईडी कार्ड्स रहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कोई भी फोटो आईडी कार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी इश्यू करती है, या इस तरीके के ड्राइविंग तो जैसे स्टेट इश्यू करता है, वो आपको पर ये मैं जैसे कह रही हूँ प्योरली ये कमीशन के परिक्षेत्र में, उनके अधिकार क्षेत्र में है। मतलब इस पर हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते कि किसके आधार पर होगा, हो सकता है न भी अलाउ करे ऐसा। हाँ। तो ये अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है, बाद में कोई और गाइडलाइन या नहीं, वो हर चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी होती है, अलग से आएगी। अभी वो बाकी है आना। हाँ, आज के डेट में आपके पास यदि एपिक कार्ड है और वो एपिक कार्ड वैलिड है, आप वो आपकी पहचान पत्र है, वो एपिक कार्ड लेकर आपको पहुंचना है मतदान केंद्र में और मतदान केंद्र में आपको पूरा अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार रहेगा। एक चीज़ मुझको ये बतलाइए कि जो पोलिंग बूथ पे लंबी लंबी क्यू कई जगह लग जाती है, तो वो किस लिए लगती है? कि इलेक्शन कमीशन का जो इंतज़ाम है
वो कम हैं वहाँ पर ज़रूरत से, या लोग कुछ खास घंटों में ज़्यादा पहुँच जाते हैं इसलिए क्यू लग जाती है? आप औसत कितना देर से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ऐसा आपका मानना रहता है? अब औसत ये है कि मिनिमम वेटिंग टाइम शुड नॉट बी मोर देन 20 मिनट्स। 20 मिनट से ज़्यादा अगर किसी को क्यू में खड़ा रहना पड़े तो ये डेफिनेटली मैक्सिमम बोल रही हैं? हाँ, मैक्सिमम है ना। 20 मिनट में आमतौर पर हो आमतौर जाना पर आप चाहिए। अपना काम हो जाना चाहिए, कहीं पर आप जाए तो, नहीं तो फिर इट इज़ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। हालांकि आयोग ने ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए हाँ। कि कितना वेटिंग टाइम इसमें हाँ। होना चाहिए, हाँ। नहीं होना चाहिए। मैं आपको केवल एक कॉमन पार्लेंस बिल्कुल। में एक प्रैक्टिकल वो बता रही हूँ। बिल्कुल। तो जनरली ये होता है कि सभी पोलिंग स्टेशंस में हमारे यहाँ पर एक पेयजल की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, उसके अलावा जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, हाँ। 80 प्लस हाँ। और पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, उनके लिए फर्स्ट कम एंड नो क्यू, यानी कि ये आप पीडब्ल्यूडी कौन सा हुआ, मैं समझा नहीं। दिव्यांग दिव्यांग मतदाता लोग। जो है, दिव्यांग मतदाता है। और इनके लिए क्या है कि किसी भी प्रकार का क्यू आपको की जरूरत नहीं है, क्यू को पास करके, बाईपास करके ये वोट डाल सकते हैं। बिल्कुल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इवन सीनियर सिटीजन्स के लिए इनको एस्कॉर्ट सर्विस भी दी जाती है, यानी कि वहाँ पे जैसे ही पहुँचेंगे तो एक एस्कॉर्ट आपको हेल्प करेंगे। तो ये सुविधाएं की है जिससे कि ईज़ और हो, लोगों को जो मतदान की प्रक्रिया है वो जटिल न लगे या बहुत ज़्यादा मुश्किल न लगे। इसके अलावा महिला मतदाताओं का क्यू अलग रहता है, पुरुष मतदाता का क्यू अलग रहता है। कोशिश ये रहती है कि महिलाओं को ज़्यादा देर तक के क्यू में खड़ा ना होना पड़े। तो कई बार रेशियो जो डिसाइड होता है कि पहले 3 महिलाएं वोट डालेंगी फिर 1 पुरुष। अच्छा, इस तरीके से भी अच्छा। रेशियो डिसाइड। वो मशीनें सेम है, क्यू हाँ, 2 है। हाँ, क्यू 2 है, ठीक, बट ठीक। क्योंकि आप क्विकली चाहते हैं कि उनका वो हो, तो इस तरीके से। और छाया की और पेयजल की, शौचालय की, रैंप की, ये सब व्यवस्थाएं होती है। इसके अलावा एक नया फीचर है जो खास तौर से इस बार नया होगा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, वो है होम वोटिंग फैसिलिटी। ये क्या है? होम वोटिंग फैसिलिटी 2020 नवंबर में कानून से लाई गई है, और बिहार के जब आम चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब से शुरू हुआ। हमारे यहाँ पे भी कुछ उपचुनावों में हमने इनको यूज़ किया है। अच्छा। उसके बाद से तो होम वोटिंग ये होता है कि यदि आप 80 वर्ष से 80 प्लस या पीडब्ल्यूडी है, दिव्यांग मतदाता है, या कोविड पॉजिटिव है, तो क्योंकि उस समय कोविड था तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए भी यदि उनसे एक डिक्लेरेशन लिया जाता है, एक फॉर्म लिया जाता है 12D। अच्छा। और जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है उसके 5 दिन के अंदर अंदर ये फॉर्म उनसे हम लेते हैं, और ये विकल्प देते हैं कि या तो हम पोलिंग बूथ पे जाकर वोट करेंगे या हम अपने घर की सुविधा से वोट करना चाहते हैं। ऐसे में फिर पोलिंग पार्टी आपके घर पर आती है और पूरी पुलिस सुरक्षा और टोटल सीक्रेसी ऑफ वोट को मेंटेन करते हुए एक बैलेट बॉक्स में, यानी वो घर पे बूथ शिफ्ट कर देते हैं एक किस्म से। बिल्कुल, घर पहुंच सुविधा जिसको कहेंगे, या घर से आपका मताधिकार का प्रयोग आप कर सकते हैं। और डिफरेंस ये है कि ईवीएम से न करके आप बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर डालते हैं और पूरे सीक्रेसी के साथ में ये तो वोटिंग होती है। उसके लिए आपको उस कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर नेम और सिंबल, इसका बैलेट पेपर छपवाना भी पड़ता है। यस। अच्छा। वो अलग से छपता है और अलग से उसका प्रोग्राम बनता है। और प्रोग्राम में आप यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम आप घर पर नहीं मिले तो फिर सेकेंड अटेम्प्ट में भी हम ट्राई करते हैं कि फिर से आपका वोट लिया जाए। वोट लेंगे ही लेंगे आपका, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से नए युग की एक नई पहचान है कि कोई मतदाता भी ना छूटे, जिसके लिए जिसकी सुविधा बन सके वो आयोग कोशिश करता है कि अधिक से अधिक मतदान हो। अब एक चीज मुझको बतलाइए, हमने जितनी बात की है ये महिला पुरुष आमतौर पे इसी तरह की बात हुई है, अनुपात क्या है महिलाओं का पुरुषों का, कहाँ 1000 पे 1100 महिलाएं हैं। इसमें ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर के जो लोग हैं उनके लिए क्या है? वोटर लिस्ट में कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं? उनको किस कैटेगरी में रखते हैं? बिल्कुल, इनको थर्ड जेंडर कैटेगरी में रखा जाता है। और हमारे राज्य में
मतदाता के रूप में भी जो है दर्ज किया जाता है एज अ थर्ड जेंडर। इनकी स्वेच्छा से वो अपने आप को महिला और पुरुष ऐसा आइडेंटिफाई नहीं करे तो, और लगभग 800 जो है थर्ड जेंडर मतदाता तो हमारे राज्य में पूरी है। तरह से इनके सेल्फ डिक्लेरेशन पे ही दर्ज हो जाता है। इनके सेल्फ डिक्लेरेशन पे ही दर्ज होता कि है। वो अपने आप को टीजी पुरुष कार्ड भी दिखाना चाहते हैं, महिला दिखाना बिल्कुल। चाहते हैं, जो भी दिखाना है, बिल्कुल। लेकिन ये दिखाना जरूरी है, ये डिस्क्लोजर जरूरी है कि नहीं ना, अगर वो कहे कि ट्रांसजेंडर के रूप में हम दर्ज करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि जो पेरेंट या गार्डियन क्या लिखना है, तो अपने गुरु का नाम भी लिख सकते हैं। एक तो ये सुविधा दी है, ठीक है। दूसरी सुविधा ये दी गई है कि जो टीजी कार्ड एक डिपार्टमेंट ऑफ डीपीडब्ल्यूडी ने बनाया है, तो यदि वो टीजी कार्ड भी दिखाते हैं तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट एविडेंस फॉर अस। वी डोंट आस्क फॉर एनी पेपर एविडेंस और एनीथिंग एल्स। एंड आधार भी में भी अभी टीजी दर्ज होना शुरू हो गया, तो आधार भी अगर अपना दिखा दे ये तो भी वी एंड एनी अदर सेल्फ डिक्लेरेशन इज सफिशिएंट। तो उनका कैटेगरी में जब थर्ड जेंडर में उनका इनरोलमेंट हो रहा है वोटर लिस्ट में, तो वोटर टर्नआउट भी टीजी में रिकॉर्डिंग तो होती है। उनको मेल फीमेल में अपने को आइडेंटिफाई करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, मेल फीमेल एंड टीजी ऐसे 3 कैटेगरीज होंगी। 3 कैटेगरी होंगी। यस। जो मेल और फीमेल, जो अपने आप को मेल और फीमेल कहते हैं, वो हो गए। एंड थर्ड टीजी में ट्रांसजेंडर सारे के सारे हो गए, जितने भी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। एग्जैक्टली। वो एक कैटेगरी में है वो। एग्जैक्टली। तो छत्तीसगढ़ में कितने बतलाए आपने? कितने? 800। 800 के करीब रजिस्टर्ड हैं ये वोटर। यस, एज अ वोटर। एक चीज मुझको थोड़ा सा समझना था कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहते हैं चुनाव में, पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको तो एक सिंबल मिलता है किसी तरह का, चाहे वो रजिस्टर्ड पार्टी हैं तो मिलता होगा, या चुनाव के समय आप उसमें जैसे कोई क्षेत्रीय पार्टी बनी है नई, तो उसको सिंबल मिलने का क्या तरीका रहता है? अब क्षेत्रीय पार्टी का मायने ये हुआ कि वो एक अनरिकग्नाइज पार्टी है बट रजिस्टर्ड पार्टी है। अच्छा। जो रजिस्ट्रेशन का काम होता है ना, पंजीयन का काम होता है, वो काम करता है आयोग। ठीक है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस तरीके की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो रजिस्टर्ड पार्टीज है, वो यदि चुनाव अनाउंसमेंट के 6 माह पूर्व आयोग को एप्लीकेशन करे किसी सिंबल रिजर्वेशन के लिए, तो आयोग के कुछ कंडीशंस होते हैं कि आपको जो पूरे विधानसभा में इतने प्रतिशत सीटों को अपने कैंडिडेट खड़े करने होंगे, तब आपके लिए पूरे राज्य में या तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कोई बाय इलेक्शन है तो एक सिंबल रिजर्व किया जाएगा जो उनकी इच्छा का रहेगा। अच्छा। तो एक वो प्रोसेस होता है। तो इस तरह से सिंबल रिजर्वेशन का काम होता है। यदि आप एक क्षेत्रीय पार्टी है, स्टेट रजिस्टर्ड पार्टी है, आपके लिए सिंबल रिजर्व होना है। यदि सिंबल रिजर्व नहीं होता और कोई सिंबल रिजर्वेशन ऑर्डर कम्युनिकेट नहीं किया जाता है हमें, तो ऐसे में फ्री सिंबल्स में से जो है स्टेट रजिस्टर्ड पार्टी को लोकेट होता है, पर उसका जो कैटेगरी होती है, मतलब बैलेट पेपर बनेगा तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट के ऊपर में कैंडिडेट का नाम रहेगा। इंडिपेंडेंट के ऊपर में, जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं उसके नीचे और इंडिपेंडेंट के ऊपर नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हो गया, उसके बाद स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होगी, उसके बाद ये आ जाएंगे। आखिरी में फिर नोटा आता है शायद। यस। मैं नोटा को समझना चाहता हूँ। आपके अभी तक के आंकड़े क्या कहते हैं नोटा के बारे में? कितने कि वो तीसरा या चौथा कैंडिडेट जरूर रहता है ऐसा? बिल्कुल, तीसरे चौथे नंबर पे नोटा आ ही जाता है। बिल्कुल। तो ये पूरे देश में नोटा का कोई एक एवरेज है क्या, जिससे हम स्टेट के एवरेज को निकाल सकें? कि नहीं, ऐसा तो मेरा तो एनालिसिस नहीं है ऐसा। एक चीज़ मैं समझना चाहता था, एक बाई इलेक्शन हुआ था यहाँ भानु प्रतापपुर में। बाई इलेक्शन में जो एक कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था या थी, उसको एसी चुनाव चिन्ह मिला था। एसी। मुझको थोड़ा हैरानी हो रही थी कि धुर आदिवासी इलाका है जहाँ एसी को बहुत लोग नहीं पहचानते हैं, एसी निशान को। वहाँ पे एसी निशान को दिया गया था एक कैंडिडेट को। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जिस इलाके में जिन चीज़ों को बिल्कुल नहीं पहचानते हैं लोग, जैसे किसी अमेरिकन खेल के किसी बॉल को आप यहाँ किसी को निशान दे दें, उसको नहीं पहचानेंगे लोग, तो एसी
उतने आदिवासी इलाके में वैसा ही था। तो क्या ये नहीं हो सकता कि चुनाव आयोग उस इलाके में जो प्रचलित चीज़ें नहीं हैं उन चीज़ों को फ्री सिंबल से हटा दे उस इलाके की? जैसे रायपुर शहर में आप एसी छाप पे किसी को वोट लेने के लिए दे दें, तो यहाँ तो लोग एसी शायद ज़्यादा पहचान लेंगे। अब खैर ये हमारे दायरे में तो नहीं आता है काम। और जो भी सिंबल अलॉटमेंट ऑर्डर होता है, फ्री सिंबल अलॉटमेंट ऑर्डर, ये कानून है, उसी के अनुरूप जो है वो बदलते समय के साथ में बदलते रहता है। हाँ, लेकिन चुनाव आयोग मेरे ख्याल से कई बार कुछ चीज़ों को हटाता होगा, कुछ को जोड़ता होगा। कई बार पहले शायद जानवर और पक्षी ये भी रहते थे जी, फिर बाद में उनको हटाया गया कि लोग मुर्गा को या कबूतर को बांध के चल रहे हैं, सामने मर जा रहे हैं, वो तो फिर उनको निशान से हटाया गया। बिल्कुल। तो मुझको लगता है कि जो बहुत ही गांव के इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, वहाँ पे शायद ऐसे एसी जैसे सिंबल नहीं रहना चाहिए जी। कि जिसको नहीं पहचानते हैं लोग वहाँ पर। एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि लोकसभा का चुनाव जो होता है और विधानसभा का चुनाव, इन दोनों के बीच में वोटों का फ़र्क रहता है क्या, जो टोटल पोलिंग होती है उसमें? हाँ, वोटर टर्नआउट परसेंटेज में अंतर है, रहता है थोड़ा बहुत। कितना रहता होगा फ़र्क? अब 2018 में जो वोटर टर्नआउट परसेंटेज था 76% था। हाँ। 76.60। हाँ। और जो लोकसभा में है 19 वो 19 लोकसभा 19 में 71% था। अच्छा। तो एक 5% का डिफरेंस था। हाँ, तो ये किस लिए हुआ होगा आपको लगता है? जो विधानसभा सीटें छोटी छोटी रहती हैं, वहाँ कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं, प्रचार ज़्यादा होता है, शायद इसलिए हुआ हो सकता है फर्क ये। बिल्कुल। लोकसभा सीटें बड़ी बड़ी रहती हैं जी, कैंडिडेट भी कम रहते हैं विधानसभा के मुकाबले, बिल्कुल। तो शायद इसलिए उतना फर्क। तो ये पूरे देश में ऐसा फर्क रहता है लोकसभा और विधानसभा में? अब ये तो कहाँ, मैं तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि इस तरीके का ठीक बात है, वो तो चुनाव आयोग के काम में आंकड़े अंतहीन है। आप एक समंदर भी लेके आती तो भी कुछ आंकड़े बाकी रह ही जाते वहाँ पर। बिल्कुल। यहाँ पे थर्ड जेंडर के कैंडिडेट अगर कोई रहते हैं तो उनका नाम मतदाता सूची में टीजी में दर्ज है, उस आधार पे वो अपने आप को टीजी कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, नॉमिनेशन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। उसमें उनके ऊपर और कोई रोक नहीं है अलग से? बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के समय का मुझको याद है, एक ट्रांसजेंडर महिला विधायक भी बनी थी कटनी से या कहीं से। बिल्कुल। और यहाँ म्यूनिसिपल के इलेक्शन में रायगढ़ से भी एक ट्रांसजेंडर महिला बनी थी मेयर। बिल्कुल। एक चीज़ बतलाइए, जो म्यूनिसिपल और पंचायतों के जो चुनाव होते हैं, जिसके लिए यहाँ राज्य में अलग से एक आयोग या ऐसी कोई संस्था है, वो लोग भी आप ही की बनाई हुई वोटर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं कि अलग से बनाते हैं? नहीं, बेसिकली डेटाबेस हमारा ही होता है। हाँ। हम अपना डेटाबेस उनके साथ शेयर करते हैं। हाँ। क्योंकि उनके पोलिंग बूथ की संख्या ज़्यादा होती है। हमारे पोलिंग स्टेशंस जो है वो 1500 मतदाताओं पे एक होता है। हाँ। उनका 1000 पे भी एक हो सकता है। अच्छा। 800 पे भी एक हो सकता है। वार्ड में डिवाइडेड रहता है। इस वजह से वो जो मतदाता सूची का डेटाबेस हमारा होता है उसमें फिर वो एक मतदाता सूची का 2 इस तरीके से करते हैं। बट डेटाबेस हमारा ही यूज़ कर, हम शेयर करते हैं उनके साथ। वो उसको अपडेट नहीं करते अपने चुनाव तक? जैसे मान लीजिए लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद म्यूनिसिपल का चुनाव यहाँ होता है, तो वो उसमें एडिशन करते हैं उस लिस्ट में? अब वो उनकी प्रक्रिया शुद्धिकरण के लिए जो भी अपनाई जानी चाहिए, मेरा अंदेशा है कि वो करते होंगे। यानी आपने डेटा एक बार शेयर कर दिया तो फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं रह जाती? हाँ, क्योंकि हम PDF फाइल शेयर करते हैं जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से, तो वो डेटा बेस में हमारे डेटाबेस से कोई छेड़खानी नहीं कर सकते क्योंकि एक्सेस ही हम नहीं देते। हम एक PDF उनसे साथ शेयर करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर जो इम्प्रूवमेंट वो करते होंगे उसमें शुद्धिकरण भी एक हिस्सा रहता होगा और अद्यतीकरण भी एक हिस्सा रहता होगा
और वो जोड़ते होंगे उसमें, पर हम उनसे दोबारा कोई वो डेटा ले करके हमारा अपडेशन नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज टोटली डिफरेंट है। जो हमारा प्रारंभिक प्रकाशन होता है वो हमारे अपने ही एक ERO नेट एक पोर्टल है EROs के लिए, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के लिए। हमारे राज्य में 90 विधानसभाएं हैं तो 90 EROs है और 365 AEROs हैं, इनके असिस्टेंट हैं। तो ये पूरा 450-500 लोगों का अमला होता है जिनको कि कानून में अधिकार है, किसी को मतदाता डिक्लेयर करना है तो वो ऑर्डर पास करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये हमारे फिर मतदाता बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो हमारा प्रोसेस इज पैरेलल एंड डिफरेंट टू राज्य निर्वाचन आयोग। हाँ। डेटाबेस सेम है, हाँ। बट जैसे बताया मैंने, क्योंकि वहाँ पर अनुपातिक फ़र्क ये रहेगा कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हाँ। उनका जो क्षेत्र है वो काफ़ी छोटा है, पोलिंग स्टेशंस की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर मतदाता सूची उस तरह से डिफरेंट रहेगी। मैं कुछ एक आंकड़े देख रहा था मैडम कि छत्तीसगढ़ में कोई एक विधानसभा सीट ऐसी है जहाँ पे करीब करीब 89% पोलिंग हुई थी 2018 के विधानसभा चुनाव में। एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है 89% करीब करीब। दूसरी तरफ एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है बस्तर की जिसमें 49 से भी कम हुआ था। क्या वजह आपको लगती है 40% का फासला दो कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में एक ही चुनाव में क्यों हुआ होगा ऐसा? अब यूजुअली जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, हाँ। वो परिस्थितियाँ उस समय इस तरह से रही होंगी, और बस्तर इलाका है हाँ। तो नक्सलवाद से ग्रसित भी है, हाँ। और पोल बॉयकॉट यूजुअली अच्छा, जो फतवा देते हैं नक्सल। बिल्कुल, तो दहशत का माहौल रहा होगा, इस वजह से परसेंटेज कम इतना कम हुआ। और ये शहरी इलाके की, एक मैदानी इलाके की सीट है, 89% वोट। तो बहुत ही मेरे ख्याल से स्टेट में सबसे ज़्यादा में से रहा होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों में उत्साह, और एक तो नए मतदाता जब बनते हैं, स्पेशली ये जो 18 to 19 एज ग्रुप रहता है, इसमें जनरल ट्रेंड ये होता है कि वोटर टर्नआउट अच्छा होता है। ऐसा? हाँ, युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता और उत्साह दोनों ही काफ़ी अच्छे रहते हैं। ऐसा? मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, बहुत सारे इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट हैं यहाँ बाज़ार में, जो लोग तरह तरह का डेटाबेस बनाते हैं, बेचते हैं। वोटर लिस्ट पे वो वैल्यू एडिशन करते हैं, जाति लिख देते हैं, परिवार के मुखिया का नाम लिख देते हैं, नंबर लिख देते हैं। इनको आपके यहाँ से कौन सा डेटा मिलता है? कोई प्राइवेसी वायलेट होती हो किसी वोटर की, ऐसा कोई डेटा तो आपके यहाँ से बाहर नहीं आता? नहीं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। हम जो डेटा हमारे मतदाता सूची का शेयर करते हैं, केवल स्टेट इलेक्शन कमीशन से ही शेयर करते हैं, और रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से। हाँ। और जब इलेक्शन चुनाव होता है तो कैंडिडेट्स के साथ में, तो करीब करीब सबके पास आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसमें यदि इस तरीके का काम किया जाता है जहाँ पर आप वोटर की प्राइवेसी को एब्रोगेट करते हैं या उसको इन्फ्रिंज करते हैं, तो बिल्कुल आपत्तिजनक है, बहुत आपत्तिजनक। मैंने बाजार में ऐसे एजेंट्स देखे हैं, एजेंसीज देखी हैं जो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम करती हैं। मुझको पता नहीं कि उन्होंने आपके डेटाबेस से लेके बनाया है कि क्या है। हो सकता है कि केवल वोटर लिस्ट आपके डेटाबेस की हो, बाद का एक्सेल शीट में उन्होंने एक्स्ट्रा कॉलम से खुद भरे हों कि इनकी जात क्या है, इस परिवार में 5 लोगों की फैमिली है तो इसका मुखिया कौन है, उस मुखिया का मोबाइल नंबर क्या है। तो ऐसे वैल्यू एडिशन उन्होंने अपनी की होगी, तो वो कहीं आपके परव्यू में नहीं आता वो। अगर कोई है तो आप मुझे बता देंगे। हाँ, मेरा देखा हुआ है ऐसा। और ये बड़ा कॉम्पिटेंट काम किया हुआ है इलेक्शन को मैनेज करने का। मैनेज यानी मैनिपुलेट करने का नहीं कह रहा हूँ मैं। जो कैंडिडेट या पार्टी इलेक्शन मैनेज करती हैं अपने अपने लेवल पर, तो मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने बहुत मेहनत करके ऐसा बनाया हुआ है। यानी
उसमें परिवार के मुखिया के 4 लोगों की फैमिली का जो मुखिया है उसको आइडेंटिफाई किया है और उसका मोबाइल नंबर तक उसमें ऐड किया है। तो मेरे ख्याल से वो उन्होंने एक मिनिमम जानकारी जो आपके यहाँ से मिलती है उसको लेने के बाद आगे खुद काम किया है उसके ऊपर। तो आप लोगों से ये प्रिंट आउट मिलता है या इसका एक्सेल शीट भी नहीं, मिलती एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। दोनों सॉफ्ट मिलती है। कॉपी विदाउट फोटो रहती है और हार्ड कॉपी देते हैं। तो शायद वो सॉफ्ट कॉपी लेके उसके ऊपर उन्होंने एक्सेल शीट पे आगे अपना एक्सपांशन किया होगा अपने इंफॉर्मेशन पे बेस्ड। इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पहले तो देखना होगा किस तरह से क्या काम किया है और वेदर इट इज़ रियली अच्छा, बड़े पैसे का बिजनेस है ये, बड़ा पैसा इसमें है। एक चीज मैं ये समझना चाह रहा था कि ऑनलाइन वोटिंग, जैसे आप घर घर जाके लोगों से वोट ले रही हैं, ऑनलाइन वोटिंग का एक डिबेट चल रहा है कि क्या ऑनलाइन वोटिंग चालू की जाए। कुछ एक एनआरआई ऐसे हैं जो चुनाव के समय वोट डालने दूसरे देश से लौटते हैं अपने शहर। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, टूर पे हैं। एट एनी गिवन टाइम हिंदुस्तान के कुछ करोड़ लोग तो दौरे पे रहते हैं, बाहर रहते हैं। ऑनलाइन वोटिंग का सोच कहाँ तक आगे बढ़ा है? ऑनलाइन वोटिंग के बारे में तो इस दिशा में तो आयोग ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है नहीं, और इसके बारे में मैं कुछ कमेंट भी नहीं करना चाहूँगी। यानी जब तक कोई डिसीजन नहीं होता है आयोग की तरफ से तब तक कहना मुश्किल है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है ये एक दिन में हुआ था पिछली बार की एक से ज़्यादा दिन में हुआ था? ये 2 फेजेस में हुआ था। 2 फेज में हुआ था। तो आपको लगता है कि अभी भी ऐसा 2 फेज में होगा? ये तो आयोग के ही परव्यू में है। हाँ, इस पे स्पेकुलेट नहीं किया जा सकता है। हाँ। तो छत्तीसगढ़ राज्य में 13 में और उसके बाद 18 में 2 फेज में इलेक्शंस हुए हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जो मेरे पास एक आंकड़ा था बस्तर की एक सीट का, वहाँ तो आपने कहा कि यहाँ पे नक्सल हिंसा की वजह से, उनको बायकॉट करने की वजह से शायद कम पड़े हों वोट, लेकिन मैदानी इलाकों में अभी अगर कहीं बहुत वेरिएशन है, किसी सीट में बिना ऐसे किसी नक्सल जैसे इशू के बहुत कम वोट डले हैं, तो क्या आप लोग उसका कोई नोटिस लेते हैं कि क्यों इतने कम वोट डले हैं? बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं। हमारे राज्य में भी शहरी क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर, ये तीनों शहरों की कुछ शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जिसका आंकड़ा बिल्कुल बस्तर क्षेत्र के कॉन्स्टिट्यूएंसी के बराबर है वोटर टर्नआउट। ऐसा जिसको अर्बन एपैथी हम लोग कहते हैं कि पॉश कॉलोनियों में रहने वाले मतदाता बाहर आकर वोट करना नहीं चाहते, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहते। ऐसे पॉश कॉलोनियों में अभी इस साल हमने काफ़ी प्रयोग किया है और ख़ास तौर से स्पेशल कैंप्स पर्टिकुलरली इन कॉलोनीज़ में मतदाता जागरूकता के लिए, मतदाता के रूप में दर्ज करने के लिए भी हमने लगाए थे और इनके लिए विशेष प्रयास सतत हम करते रहेंगे। ये जो नाम आप बतला रही हैं इलाकों का, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, ये तो शिक्षित, शहरी, शायद संपन्न भी, बस्तर के आदिवासी इलाकों के मुकाबले तो ये संपन्न भी हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी शायद होंगे, लेकिन वोट डालने में इतने उदासीन हैं कि बस्तर का मुकाबला कर रहे हैं। ऐसी नौबत है। बिल्कुल। वो जो वोटर टर्नआउट है वो लगातार पिछले 3 विधानसभाओं से इन कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत कम रहा है और बहुत उदासीनता एक दिखी है लोगों में। और इसका मुख्य रूप से कारण जैसे आप कह रहे हैं कि जो मतदान केंद्र में सुविधाएं होती है, क्यू में खड़े रहना पसंद नहीं करते हैं और काफ़ी लंबा टाइम निकल जाता है। 20 मिनट भी भारी पड़ता है उनको, 20 मिनट या आधा घंटा कहीं लगता हो तो। बिल्कुल ये कारण हो सकता है, या तो फिर नौकरी पेशा है और अपने नौकरी के सिलसिले में कहीं बाहर चले गए हैं, या बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, तो ये सब कारण है। इसमें क्या है कि थोड़ा संवेदनशीलता के साथ अगर जागरूक किया जाए तो आई एम कॉन्फिडेंट कि स्पेशली महिलाएं और युवा ये दोनों ही जुड़ सकते हैं।
आपको क्या लगता है मैक्सिमम पोलिंग पूरे स्टेट की कितने % तक जा सकती है? नहीं, ये भी स्पेकुलेट हम नहीं कर सकते हाँ, हैं। जैसे नहीं, मैं जैसे एक बात समझना चाह रहा हूँ, ये 76-77% पिछले विधानसभा में वोट डले। इसका मतलब है करीब करीब 23-24% लोग जो हैं, जो आपके पास एनरोल हैं वोटर, उन्होंने नहीं डाले। जी। हो सकता है कुछ गुजर गए होंगे, हो सकता है कुछ दूसरे शहर चले गए होंगे, नाम नहीं कटवाया होगा। और जैसा आप बतला रही हैं, आधार से लिंक भी बहुत लोगों ने नहीं करवाया है। तो उससे तो कोई हो सकता है कि वो चंडीगढ़ में वोटर बन गए हों और यहाँ भी नाम दर्ज है, तो आपका परसेंटेज जो है वो तो इससे इन्फ्लुएंस होता है कि आप उनको यहाँ गिन भी रही हैं वोटर, लेकिन उन्होंने वोट नहीं डाला है ऐसा आप गिन रही हैं। लेकिन हम काफ़ी एक्सरसाइज इसमें करते हैं। और डिलीशन जो है उसकी भी मात्रा काफ़ी रहती है हमारी। जो हमने 1 जनवरी में SSR किया था, लगभग 375 जो हमने वोटर्स को डिलीट भी किया था। हमारा एवरेज परसेंटेज इंक्रीज भी नेगेटिव में है, माइनस में है। तो जैसे मतदाता जुड़ते जाते हैं वैसे मतदाताओं को शुद्धिकरण का कार्य, जैसे मैंने बताया कि ये सतत कार्य है, साल भर चलता है। और उसके अलावा भी जैसे हमारे एक मतदाता पोलिंग जिस दिन होता है, ऑन द डे ऑफ पोल, एक ASD लिस्ट बनती है जो BLO प्रिपेयर करती है, एब्सेंटी वोटर्स की, शिफ्टेड वोटर्स की और डेड वोटर्स की। एंड ये भी एक एक्सरसाइज हमको इम्प्रूव हेल्प करती है वोटिंग परसेंटेज इम्प्रूव कराने में, जहाँ पर हमारे पास एक रियलिस्टिक आंकड़ा आ सके। तो जो इस बार का अंदेशा है कि पिछले बार से बेहतर रहेगा। ऐसा एक चीज़ मुझको बतलाइए कि ये चुनाव का खर्च कौन उठाता है? केंद्र सरकार उठाती है, राज्य सरकार उठाती है, कि आयोग का अलग से कोई बजट रहता है? ये पूरे इंतजाम का खर्च आता कहाँ से है? 50-50% राज्य और केंद्र सरकारें आधा आधा बांटती है। अच्छा, और चुनाव आयोग के थ्रू होता है ये? हाँ, वो तो उनके पास कंट्रोलिंग पावर है, सुपरिंटेंडिंग पावर है। हाँ। ओवरऑल ओवरसाइट जो है वो पूरा आयोग का रहता है। हाँ। ठीक है। बजटरी सपोर्ट 50-50%। अच्छा, आप वोटर्स को, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, दूसरे वोटर्स भी जो हैं, उनके लिए कोई एक संदेश आप अगर देना चाहें कि उनको अगर नाम नहीं जुड़ा है तो कैसे जुड़वा लेना चाहिए, वोट क्यों डालना चाहिए, क्यों अधिक से अधिक आना चाहिए वोट डालने के लिए, तो आप हमारे कैमरे में देख कर आप बोल सकती हैं। खैर, मैं तो हर कार्यक्रम में आग्रह सभी युवा मतदाताओं से अवश्य रूप से करूंगी कि मताधिकार का प्रयोग राष्ट्र निर्माण के ओर एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है, और अवश्य रूप से इस कर्तव्य को, इस दायित्व को आपने पूरी जिम्मेदारी, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करना चाहिए। अपने मताधिकार का प्रयोग आप तभी कर पाएंगे जब आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ा होगा। सबसे पहले तो आप आएँ और 11 सितंबर तक हमारे पास समय है, अपना नाम जुड़वाएं। 11 सितंबर के बाद भी आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के 10 दिन पूर्व तक भी। तो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सबसे पहला कदम और महत्वपूर्ण कदम, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं और मताधिकार का प्रयोग भी करें। बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। ठीक है। और हमको खुद को बहुत सी जानकारियां पहली बार मिली हैं। हाँ। और हमारे देखने वाले लोग जो हैं, मुझको पूरी उम्मीद है कि वो ज़्यादा जागरूक होंगे इस कार्यक्रम को देखने के बाद में। तो चुनाव जब करीब आएगा एक बार फिर हम कोशिश करेंगे आपका समय लेने के लिए। ठीक जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने अभी रीना कंगाले मैडम से ये बातचीत सुनी। ये छत्तीसगढ़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इस पद पर हैं, छत्तीसगढ़ काडर की ही IAS अफसर हैं और लगातार इस राज्य में ये काम करते रही हैं। इन्होंने बहुत से ज़िलों में भी काम किया है, ये जाना माना है प्रदेश उनके लिए। और वो लगातार इस चुनाव की तैयारी में पिछले 3 साल से, 2 साल से 3 साल से लगी हुई थी। विधानसभा चुनाव हम उम्मीद करते हैं, और मैं उनके अलावा मैं भी अपील करता हूं कि आपको एक अच्छी सरकार अगर चाहिए तो आपको वोट डालने की जिम्मेदारी निभानी होगी। आप घर बैठे रहेंगे और अच्छी सरकार मिल जाएगी
ऐसा नहीं होता है, आपको जागरूकता दिखानी होगी। तो मैं हर बार आपसे जो हेलमेट की अपील करता हूं या तंबाकू सिगरेट न खाने पीने की अपील करता हूं, आज के इस कार्यक्रम में मेरी अपील यही है कि आप अच्छे से सोच के रखिए कि आपको वोट डालने जाना है, अपने साथ के और लोगों को लेके जाना है, क्योंकि हम चुनाव में किसी पार्टी की जितने वोटों से जीत हार देखते हैं उससे 10-10 गुना लोग घर बैठे रहते हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि घर बैठे लोगों की वजह से किसी की जीत हार हो जाती है। ऐसा मत होने दीजिए। आप घर पे बैठे रहकर भी किसी को जीतने में मदद कर देते हैं। आप अपने वोट से, अपने मर्जी से लोगों को जीतने और हारने की मदद कीजिए। फिर मिलते हैं।